अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट की 2 क्लासेस जो थी हमारी, उसमें हमने बेसिक्स किया। अच्छा, मेरी कोशिश है कि इस अटेम्प्ट में शायद क्लासेस ज़्यादा हों, लेकिन ड्यूरेशन कम हो जाएगी ओवरऑल कोर्स की। रीज़न बीइंग क्या है कि क्लासेस में छोटी रखूँगा, ताकि तुम जल्दी कॉन्सेप्ट समझो और अपने टाइम के हिसाब से जिस दिन टाइम हो तो 2 क्लासेस देख लो, जिस दिन टाइम हो तो तुम 1 क्लास देख लो। ठीक है मेरा बच्चा? तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम साइकिल लेकर जाएँगे। बेसिक्स तक हमने कल कर लिए थे, यूआरबी वाली एडजस्टमेंट भी देख ली थी, हमें पता था गुडविल अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। आज की क्लास में अल्लाह का नाम लेकर के रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की क्लास में हम क्या करने लगेंगे? आज की क्लास में हम एक सवाल करेंगे, और ये सवाल जो है वो सवाल आपको मिलेगा इंशाल्लाह ये वाला आपकी बुक के अंदर। ये हमारी बुक है उसी का जो है ना ये सवाल है। और आ जाए सर, ये सवाल करेंगे हम। शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट सबसे पहले कह रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड। आपके पास जो है फाइनेंशियल पोजीशन आपको बनानी है, ठीक है, कंसोलिडेटेड, और 31 दिसंबर 2016 की फॉर एक्स लिमिटेड एंड द ग्रुप। ठीक है जी। अब सवाल में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सवाल में आगे बढ़ते हैं, हमने कहा सवाल पढ़ते हैं। सवाल में ये भी सिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। 31 दिसंबर 16 का आपको ये बता दिया इसने, बैलेंस शीट है, सारी चीज़ें हैं। अवेलेबल फॉर सेल। अब अवेलेबल फॉर सेल से जो है ना आप लोग थोड़ा सा वो कर देते हैं, परेशान होंगे। ये आपको मैं बता दूं, ये हमारी बचपन में जो आपने आईएफआरएस 9 पढ़ा है, आईएफआरएस 9 में ये अवेलेबल फॉर सेल का जो टर्म होती है ना सर, ये टर्म आप समझ लें कि ये हमारी होती थी। आईएफआरएस 9 पुराना था, आईएस 39 पुराना सवाल है। उसके अंदर आपको याद होगा 2 होती थी इक्विटी में, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, है ना, याद है? आईएफआरएस 9 इक्विटी में तो ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली ट्रांजैक्शन होती थी, अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है। उसका पुराना नाम क्या था अवेलेबल फॉर? मैं आपको बता देता हूँ, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। आईएफआरएस 9 को अगर तुम कनेक्ट कर पाओ, 3 मॉडल होते थे डेट इंस्ट्रूमेंट में। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो अब जो ये अवेलेबल फॉर सेल, तो मैं किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी नजर आए ना पुराने सवालों के अंदर, तुम करोगे प्रैक्टिस, हम कभी टेस्ट में भी क्लास में भी करेंगे, तो याद रखना ये 2017-18 में इसका नाम चेंज हुआ। इससे पहले ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को अवेलेबल फॉर सेल कहते थे, चाहो तो कहीं लिख भी लो। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल को हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कहते थे, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को हम क्या कहते थे? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को हम प्यार से कह रहे होते थे क्या मेरा बच्चा? हम वो कह रहे होते थे आपका अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को कहते थे हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ये 3 नाम होते थे, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहे हैं, नोट 1 भी है, इन्वेंटरीज है, रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, अदर रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, करंट लायबिलिटीज है, टोटल और सारी बातें। अब कहता है एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड 75% ऑफ वाई लिमिटेड ऑन 1 मई 2016। याद रखना, अब तुम्हें यहाँ पर 8 मंथ्स की बात आ गई है, क्योंकि हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। दिमाग फौरन का है, सवाल करते हुए पास करना सिखा दूंगा इंशाल्लाह के कैसे करना है, ठीक है। फिर कह रहा है फॉर 3.8 मिलियन द इन्वेस्टमेंट हैज बीन क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर सेल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब देखो, हमने अपनी इंडिविजुअल बुक्स के अंदर, मैं तुम्हें कल भी बताया था, 3 मेथड के अंदर हम रख सकते हैं, सही है ना। तो हमने इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई रखा है। द गेन ऑन इट्स सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एज 31 दिसंबर 2016 हैज बीन रिकॉर्डेड विद इन अदर रिजर्व्स, मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर डाल दिया, बैलेंस शीट के अंदर अदर रिजर्व इन एक्स लिमिटेड इंडिविजुअल फाइनेंशियल। एट दैट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाई लिमिटेड हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 3.2, 3.8 की हमने खरीदी थी, अवेलेबल फॉर सेल में डाला था, और अदर रिजर्व के अंदर 200 रुपए का देखो गेन आ रहा हुआ है। आज ये जो है 400 की हो गई, हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने इंडिविजुअल बुक्स में, पप्पा की बुक में, पेरेंट की बुक में एंट्री बनाई इनिशियली, इन्वेस्टमेंट डेबिट सूदी दारा क्रेडिट 3.8, है ना मेरा बच्चा। फिर हमने क्या किया? हमने एंट्री बना दी बाद में इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट 0.2 से। ये हम इंडिविजुअल बुक्स में करके बैठे, ठीक है। इट इज द ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू एनसीआई एट फेयर वैल्यू। अब तुम्हें यहां से याद आएगा फुल गुडविल मेथड, एफएल2 की तरह स्टडीज को याद रखो। जब भी वो कहता था एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना, इसका मतलब क्या है? फुल गुडविल मेथड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई दी हुई है 1.6 मिलियन। अगर वो नहीं देता तो हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स विद एनसीआई मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। फिर कह रहा है एट 1 मई 2016 फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट अक्वायर्ड वाज द सेम एज द बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट समझेंगे इस क्लास में, तुमने पहले पढ़ी हुई, फिर भी समझाऊंगा कि सर सब्सिडी के तमाम एसेट्स को हम एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गुडविल निकालनी होती है, और हम नहीं चाहते कि गुडविल में कोई सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट आए, ठीक है। फिर कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज रुपीज 8 लाख हायर देन बुक वैल्यू। कह दिया उसने, तो हम फेयर वैल्यू निकाल दें
और फेयर वैल्यू बोला है पीपी की 8 लाख ज्यादा थी देन बुक वैल्यू। These assets were assessed to have an estimated useful life of 16 years from the date of acquisition of Y Limited. The fair value of the inventories was estimated to be rupees 2 lakh higher than the book value inventories. All of these inventories were sold by 31 दिसंबर 16। मजेदार सवाल हो रहा है लेकिन ये आपके सारे बेसिक्स को रिवाइज करा देगा इंशाल्लाह। फिर आ जाए IS 38 on acquisition date X Limited identified an intangible asset that Y Limited developed internally but which met the recognition criteria of IS 38 intangible asset. This intangible is expected to generate economic benefit from the date of acquisition until 31 December and was valued at 1,150,000 the date of acquisition. अब सर याद है यहाँ पर भी पढ़ेंगे हम एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके जब सोना पे एडजस्टमेंट में तब हम देख लेंगे सही ना कि इसका क्या करेंगे, तो मैं रिकॉल कराऊंगा। फिर आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 2.1 मिलियन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 88.44। ये भी हम इसको देखेंगे। इम्पेयरमेंट रिव्यू कंडक्ट हुआ जिसने बताया कि गुडविल को इम्पेयर करना है 20% से, ठीक है। एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू वाई भैया फॉर 3 लाख। आधे ऑफ दीज गुड्स रिमेन्ड इन इन्वेंटरीज एट 31 दिसंबर 2016। एक्स लिमिटेड मेक 20% मार्जिन ऑन ऑल सेल्स। नोट सॉरी मैं जज्बाती हो गया। नो डिविडेंड्स वर पेड बाय आइदर एंटिटी। सही है भैया। अब आ जाए सर सवाल करते हैं। पास है होना तो बनानी है सोना, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे सोना तो पास मुश्किल है होना। आ जाए सीए फाइनल में तो सब बच्चों को इसी मेथड पे आना चाहिए। रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन डेट, डिफरेंस। अब हम आएंगे एक एक करके सोना बनाएंगे, एक एक एडजस्टमेंट को बहुत प्यार बहुत मोहब्बत से समझेंगे आपके साथ लगातार। आ जाए अब आ जाए ए मेरे नौजवानों, हमने कहा सबसे पहले हम उठाते हैं शेयर कैपिटल का है दरिंदा 1000 रुपए का। 1000 रुपए का, वो मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा दरिंदा कर दिया है ना। आ जाए हमने कहा सर सबसे पहले उठाएंगे शेयर कैपिटल, ये आ गया 1000 रुपए का, ठीक है। ओ हो मैं इधर क्यों जा रहा हूँ, अपने आप को क्यों देख रहा हूँ, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। 1000 डिफरेंस कितना हो गया 0, है ना। अब आ जाए सर रिटेन अर्निंग, आज की डेट पे है 4400 की। एक्विजिशन डेट पर कितने की थी 3200। एक्विजिशन डेट पे कितने की थी 3200। कहां बताया उसने, हमें बताया है, ये देखो 3200। तो सर क्या हो गया 4000 3200 डिफरेंस कितने का हो गया 800 ओनली, है ना। अब आ जाए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पीपी, तुम्हारे दांतों की तरह साफ और शफाफ कह रहा है। एक्विजिशन डेट पर 8 लाख से फेयर वैल्यू ज्यादा थी। रिपोर्टिंग डेट पर क्या हो गया है देखते हैं। एक्विजिशन डेट याद रखना 8 मोए, तब तुम्हें याद होगा बचपन में हम क्या करते थे। आ जाए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की ट्रांजैक्शन को समझाने के लिए हम बताएं कि सब्सिडरी की बुक्स में जो भी एसेट था उसकी फेयर वैल्यू हमारे हिसाब से ज्यादा थी। सपोज करो, अगर मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल समझाऊं तो मैंने कहा सपोज, कौन सा सपोज करते हैं। आ जाए बहुत कुछ लिख दिया है ना हमने तो यहाँ पर। उफ 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 हमने कहा सपोज करते हैं कंसोलिडेशन ओहो के हिसाब से और सब्सिडी। एसिड की वैल्यू नॉर्मल 1000 थी सब्सिडी की बुक्स में, हमने कहा ना हम इसको लेंगे 1800, 800 से ज्यादा थी ना। ये बात थी 1 मई की 16 की, है ना। फिर इसके ऊपर सर डेप्रिसिएशन आई होगी, है ना। लाइफ कितनी है, लाइफ बता रहा है 16 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, है ना, 16 साल। अब हमने कहा सर ये 1800 को हमने डिवाइड किया 16 इंटू 8/12, है ना 75। सही है भैया। 2800 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8/12, और यही चीज हमने यहाँ पर भी कर दी, है ना। तब हमने कहा दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अब आए सर एक्विजिशन डेट पे ये डिफरेंस था हमारा कितने का 800 का। रिपोर्टिंग डेट पे अगर हम जाएं तो यही डिफरेंस कितने का रह गया 766 का। अब हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया कि 1000 रुपए की अगर वैल्यू थी तो इसने 1800 की तो उसकी डेप्रिसिएशन भी, जब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी। सर इसका एक जुगाड़ू मेथड भी, अब हर दफा तो तुम इतनी बड़ी वर्किंग नहीं करोगे ना, करोगे क्या,
तुम्हारी मर्जी है करनी है तो भाई कर लेना, मेरे हिसाब से तो नहीं करोगे। जब तुम हर दफा इतनी बड़ी बड़ी वर्किंग नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे, आ जाओ। तुम करोगे, तुम किसी से नहीं डरोगे, तुम ये वाली वर्किंग करोगे, आ जाओ। इसका एक जुगाड़ू तरीका होता है, हम कहते हैं जिसके अंदर फेयर वैल्यूड एक्विजिशन डेट डिवाइडेड बाय लाइफ एट एक्विजिशन डेट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ एट रिपोर्टिंग डेट। इस फॉर्मूले के थ्रू भी तुम डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। ऐसे एक्विजिशन डेट पे मुझे बताओ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी थी, 800, डिवाइडेड बाय लाइफ एट एक्विजिशन कितनी थी, 16, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ एट रिपोर्टिंग डेट। अब हम रिमेनिंग लाइफ रिपोर्टिंग डेट पे निकालें तो अगर साल के 12 महीने होते हैं, है ना, और उसमें से 8 महीने खत्म हो जाए तो हम कह सकते हैं 2/3 ऑफ द ईयर खत्म हो गया। 2/3 को मैं अकाउंटिंग की टर्म में, मैथ्स की टर्म में कह सकता हूं 0.67 ऑफ द ईयर खत्म हो गया। हाँ सर कह सकते हैं ना, 0.67, 2 डिवाइड बाय 30 को करोगे तो मैं कहूँ 16 इंटू 15.67 खत्म हो गया, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? अगर 16 में से मैं 0.67 माइनस कर दूं 15.33, है ना जी, ऐसा ही है। तो आ जाए, कितना हुआ, 766 अप्रोक्स, है ना। तो हमने कह दिया टक, तो हमने कहा ये आ गया डायरेक्ट तुम इस फिगर पे। क्लियर हो मेरे शहजादे और शहजादियों, ठीक है। 800 में से हमने माइनस कर दिया 33। अब आ जाओ मजीद आगे बढ़ते हैं और शदीद आगे बढ़ते हैं। मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन्वेंट्री के देखते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्रीज वाज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 2 लाख हायर देन बुक वैल्यू। एक्विजिशन डेट पर फेयर वैल्यू 2 लाख से ज्यादा थी। रिपोर्टिंग डेट पे क्या कार्रवाई हुई भैया? रिपोर्टिंग डेट पे हुआ कुछ खतरनाक काम। क्या खतरनाक काम हो गया? मैं थोड़ी सी स्क्रीन हिला देता हूं तो मैं फिर से इसकी तरफ आता हूं ताकि कटिंग वटिंग सही हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, घबराया नहीं करो। ऑल ऑफ दीज इन्वेंट्रीज वर सोल्ड बाय इकतीस। अब देखो ना सर, एक चीज इन्वेंट्री बुक्स में थी तो उसकी फेयर वैल्यू 2 लाख से ज्यादा थी। अब जब वो इन्वेंट्री हमने बेच ही डाली तो इसका मतलब क्या है? तो जब वो इन्वेंट्री हमने दी बेच, तो इसका मतलब ये है कि अब क्या होगा सर, उस इन्वेंट्री को बेचने की वजह से, उस इन्वेंट्री को बेचने की वजह से हमारे साथ हो गया गेम। गेम क्या हुआ सर? रिपोर्टिंग डेट पे हो गई 0 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। 200 की आ रही है एक्विजिशन डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे ये क्या हो गई, 0। सही है। तो अब डिफरेंस कितने का आ गया? 200 का नेगेटिव, 200 का नेगेटिव का आ गया तुम्हारा डिफरेंस। अब अगर तुम्हारा डिफरेंस 200 का आ गया नेगेटिव, तो अब हम क्या करेंगे सर? अब हम करेंगे क्या? अब हम नेगेटिव डिफरेंस क्या शो कर रहा है इसको जरा समझना। मैं आऊँ तुम्हें समझाता हूँ। इसके लिए हमने कहा सपोज करो कॉस्ट है 5 लाख, सेलिंग प्राइस 7 लाख की, आफ्टर एक्विजिशन डेट 7 लाख में बिकी। एक्विजिशन डेट पे इसकी कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। पेरेंट ने जब सब्सिडी को खरीदा तो इसने कहा देखो उसकी कॉस्ट 5 लाख है, लेकिन पेरेंट भैया बोले मैं मजबूर हूं, मुझे हर एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है एक्विजिशन डेट पर। ठीक है, जब मुझे हर एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है एक्विजिशन डेट पर, तो मैंने सब्सिडी को कहा कि भैया तुम्हारा जो एसेट है ये 5 लाख का, इसकी वैल्यू मैंने अपने पास कंसोलिडेशन के पर्पज से कर दी 7 लाख। 2 लाख से तभी तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई। आर यू गेटिंग मी? है ना जी। फिर क्या हुआ सर? फिर ये हुआ कि सब्सिडरी भैया जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 लाख पे रखी थी, उन्होंने फेयर वैल्यू बढ़ाई नहीं, और वो बढ़ाएंगे भी, जो उनका बनता भी नहीं है। अब आफ्टर एक्विजिशन हमने जब वो इन्वेंट्री बेची 7 लाख में, तो पेरेंट कहेगा मेरे हिसाब से तो भैया प्रॉफिट है 0। मेरे साथ प्रॉफिट क्या है? 0। 7 लाख की चीज 7 लाख में बिकी, प्रॉफिट 0 है ना। पेरेंट तो यही कहेगा। सब्सिडी कहेगी नहीं मेरे हिसाब से कितने का है, 2 लाख का प्रॉफिट है। पेरेंट कहेगा मैं इस 2 लाख के प्रॉफिट को नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? बोलता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट एक्विजिशन डेट पर ले लिया। जब मैंने एक्विजिशन डेट पे अपनी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट इससे बढ़ा दी, तो जब ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट बढ़ गई तो बोला यार मेरी गुडविल कम हो जाएगी। मेरी क्या कम हो जाएगी? नेचुरली गुडविल। सपोज करो ना ये 200 नहीं होता तो मेरी गुडविल अभी 460 होती। अगर तो मैं देखो, तो मैं बताऊं, ये 200 को मैं कर दूं डिलीट, तो गुडविल कितनी हो गई? 460। तो मैंने कहा मैंने तो इसका इम्पैक्ट गुडविल में एब्जॉर्ब कर लिया एक्विजिशन डेट पे,
तुम बाद में इसका इम्पैक्ट पीएनएल में रिकॉर्ड कर रहे हो, जिसको मैं नहीं मानता, इसीलिए तुम 200 रुपए से अपना जो है ना, क्या कहते हैं ये, इसको नेगेटिव शो करो, ठीक है ना, कि भैया 200 रुपए का डिफरेंस आ गया तुम्हारे जो है ना हिसाब से, तुमने 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट नहीं है, पेरेंट ने सब्सिडी को कह दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरे हिसाब से इन्वेंटरी कॉस्ट ज्यादा थी, उसका इम्पैक्ट गुडविल में जा चुका, ठीक है। क्लियर है? ये क्लियर है? नहीं है तो मेरा नंबर है 03322468 इस पे राब्ता करके पूछ लेना, और ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाय, एक और एडजस्टमेंट आ गई। क्या एडजस्टमेंट है? आ जाए। कह रहा है एक्विजिशन एक्स लिमिटेड आइडेंटिफाइड एन इंटेंजिबल एसेट दैट वाई लिमिटेड डेवलप्ड इंटरनली बट विच मेट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फाइव। अब सर याद रखना, यहाँ पर मैं एक और कॉन्सेप्ट तो IAS 38 का क्विकली रिकॉल करा दूंगा। सर कल भी हमने शायद इसके ऊपर बात की थी, है ना, थोड़ी सी जो है, कल की थी या नहीं, बल्कि कल नहीं की थी हमने इसके ऊपर बात, आज मैं FAR 2 में पढ़ा रहा था कंसोलिडेशन में, उसमें ये बात कर दी थी मैंने। आ जाए सर, अब आ जाते हैं। 5 तरह के इंटेंजिबल ऐसे हैं जो इंडिविजुअल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। वो याद है तुम्हें? वैसे मैं उसको कहता हूँ अब 7 तरह के फाइनल लेवल पे इंटेंजिबल्स कांट, ये कॉपी कर लेना साथ साथ बेटा, बी रिकॉर्डेड इन इंडिविजुअल बुक्स। बल्कि मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ यार, इधर ही लिख लो ना, ताकि तुम लोग तो इसका छापा कॉपी तो करोगे नहीं, सुस्ती होगी, फम में देख रहे होगे, है ना, बात करनी होगी किसी खास आदमी से ना। तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ intangibles can't be recorded in subsidiary books but can be recorded in consolidation। सही है। 5 टाइप के जो बेसिक है वो है, बल्कि मैं 7 कह देता हूँ इसको, तुम लोगों को 7 ही बता दूं ताकि तुम लोग याद रखोगे ना इसको। 5 वाली तो बातें बचपन की थी। ब्रांड, दूसरा है गुडविल, है ना, गुडविल। अब गुडविल और ब्रांड में फर्क समझो। यूनिलीवर एक कंपनी है, उसकी होगी गुडविल, उसका ब्रांड है लक्स। लक्स इंडिविजुअल होता है, गुडविल पूरे की होती है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं मास्ट हेड्स। मास्ट हेड्स क्या होते हैं सर? लोगोज, जिसको प्यार से आप कहते हैं लोगोज, है ना। फोर्थ क्या है? पब्लिशिंग टाइटल्स। अब पब्लिशिंग टाइटल क्या होते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। पब्लिशिंग टाइटल जैसे यंग वर्ल्ड बाय डॉन, है ना। आई के किसी जमाने में आता था, अकाउंटेंट पता नहीं, अब आता ही नहीं आता, अब तो ईमेल भी नहीं आती, सही है। और कस्टमर रिलेशनशिप, आपने कहा मेरा कस्टमर है, मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझे फ्यूचर बेनिफिट भी मिलेगा, उसको मैं अपने पास ऐसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। बोला कंसोलिडेशन में नहीं कर सकते हो, इंडिविजुअल बुक्स में नहीं करोगे। ये तो 5 तुमने नॉर्मल पढ़ा है FAR 2 में भी ना। छठा क्या होता है? रिसर्च इन सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडी अपनी बुक्स में रिसर्च वर्क को एक्सपेंस आउट करता है, तुम्हें याद होगा IAS 38 इंटेंजिबल में। पेरेंट करेगा इसको कैपिटलाइज। और आखिरी चीज क्या है सर? आखिरी चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनी अदर इंटेंजिबल इन सब्सिडरी बुक्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड बट मीटिंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब यही बात वो कर रहा है यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के। क्या वो यही बात कर रहे हैं यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कि भैया, ओ मेरे भैया, क्या हुआ है? ऑन एक्विजिशन एक्स लिमिटेड आइडेंटिफाइड एन इंटेंजिबल एसेट दैट वाई लिमिटेड डेवलप बट विच मेट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। उसने रिकॉर्ड नहीं किया, बट हमने कहा हम करवाएंगे। ऐसे भाई असेसमेंट का फर्क होता है ना। सब्सिडी के लिए मेरे हिसाब से पेरेंट कह रहा है, मेरे हिसाब से चलती तो बाप की है। This intangible asset is expected to generate economic benefit from the date of acquisition and until 31 December 2017 and was valued at rupees 1,50,000 at the date of acquisition। 1.5 लाख का था और बेनिफिट कब तक देगा? 31 दिसंबर 2017 तक। केवल केवल हमारे खरीदने के बाद 20 महीने तक, ऐसा ही है ना सर। हमने 1 मई 16 को खरीदा है, तो ये कब तक बेनिफिट देगा? 20 महीने। तो आ जाए, अब आ जाए, बहुत सिंपल है। तो हमने कहा बहुत सिंपल, इसको भी लेकर जाते हैं सोना।
अच्छा ये जो हमने पेरेंट और सब्सिडी वाली जो पढ़ी थी ना, अच्छा ये तो दूसरी एंट्री है, सॉरी सॉरी, इधर उधर निकल जाता हूँ मैं, मेरी आदत है आ जाए। इसने देखा रिकॉर्ड किया 150 का, सब्सिडरी की बुक्स में क्या हो गया, 150 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 8, 90 का आ गया। डिफरेंस कितने का आया मुझे बताओ, 60, केवल 60, ओनली 60, 60 का आ गया डिफरेंस। इनटेंजिबल में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई कितने की, 60 ओनली, है ना सर। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं। अभी 60 कैसा है देखो, 20 महीने का था, 8 साल की, देखो तुम इसको फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, डिवाइड बाई 20 इंटू 8, ठीक है 60 की आ गई हमारे पास क्या, अमोटाइजेशन। फिर आ जाते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। सर अब ये आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी की बुक्स में कंटिजेंट्स होंगे तो क्या करोगे, अब आ जाओ। कंटिजेंट एसेट्स को हम खाली डिस्क्लोज करते हैं, अगर अगर तुमने एक सब्सिडी को खरीदा है, उसकी बुक्स में अगर कंटिजेंट एसेट्स हैं तो तुम उसको खाली क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। ये तुमने पढ़ा होगा FR2 में, भी रिकॉल करा रहा हूँ। लेकिन अगर कंटिजेंट लाइबिलिटी है तो तुम उसको रिकॉर्ड करोगे एज प्रॉपर लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू इन एक्विजिशन डेट। इसके पीछे लॉजिक क्या है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है भैया कंटिजेंट एसेट है, उसको तुम क्या करो, डिस्क्लोजर पे छोड़ दो, एसेट जब तक कंफर्म नहीं नहीं रिकॉर्ड करो। लेकिन लाइबिलिटी को तुम्हें रिकॉर्ड करना है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, नहीं तो मैं क्या होऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। तो उसने कहा भैया कंटिजेंट लाइबिलिटी को तुम्हें रिकॉर्ड करना है। आर वी क्लियर। फिर क्या कह रहा है, फिर हमने कहा सर देख लें, सब्सिक्वेंट गेन लॉस ड्यू टू रीमेजरमेंट विल बी इन CRE एंड NCI सोना। बाद में अगर कोई हो सकता है कंटिजेंट लाइबिलिटी को तुमने रिकॉर्ड किया एक अमाउंट से और बाद में वो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो उसको तुम कहाँ डालोगे, CRE या सोना में। अब आ जाए वो भी देख लेते हैं। आ जाए, हमने कहा आ जाए और छा जाए। क्या कह रहा है, a contingent liability which had a fair value of 2,10,000 at the date of acquisition had a fair value of 8,40,000 at 31 दिसंबर 2016, 84,000 सॉरी। हमने कहा उसकी एक एक्विजिशन डेट पे एक लाइबिलिटी थी उसकी बुक्स में, उसको उसने डिस्क्लोज किया था 2,10,000 का, हमने नॉर्मल लाइबिलिटी बना के 2,10,000 रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 84 की। एसेट की फेयर वैल्यू में इजाफा होगा तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू में इजाफा होगा तो बुरी बात है। तो 2,10,000 तो बुरी बात है, हमने रिकॉर्ड की, लाइबिलिटी सब्सिडी ने रिकॉर्ड ही नहीं की, जीरो पे थी, हमने रिकॉर्ड कर ली। लेकिन अब उसकी जब फेयर वैल्यू में, लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू में कमी होगी तो अच्छी बात होगी, है ना सर। हमें लग रहा था सब्सिडी अब जिसको कंटीजेंट कह रहा है उसके बाद में 2,10 पे करने पड़ेंगे, अब लग रहा है नहीं नहीं 2,10 तो ज्यादा है, 84 पे करने पड़ेंगे, ऐसा ही है। तो आ जाए, आ जाए। तो हमने क्या क्या इधर देख लो, एक्विजिशन डेट पे सब्सिडी ने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, हमने रिकॉर्ड की कितने से, 2,10 बस। और कंटिजेंट लाइबिलिटी कितने से आ गई सर, रिपोर्टिंग डेट पे 84, तो ये 126 का फायदा हो गया। हमने 2,10 से लाइबिलिटी रिकॉर्ड करके अपनी गुडविल को एडजस्ट कर दिया था एक्विजिशन डेट पे। रिपोर्टिंग डेट पर वो लाइबिलिटी कितने की बची, 84 की, तो 126 का क्या हो गया, सीधा साधा फायदा, है ना। तो भैया ये हमारे पास बन गई सोना, है ना। ये वाली एडजस्टमेंट भी देखो टेक्निकल है, सब्सिडी 210 की लाइबिलिटी, हमने 210 की लाइबिलिटी समझी है, पर लग रहा है नहीं 84 की, तो हमने कहा हमने लाइबिलिटी जो एक्स्ट्रा अपने पास समझ लेते हैं उसको रिवर्स करेंगे। एक्स्ट्रा समझ करके एक्स्ट्रा अपने पास कंसोलिडेशन में रिकॉर्ड की होगी एक्विजिशन डेट पे, बाद में उसकी वैल्यू कम हो गई तो फायदा हो गया, तो उस फायदे को भी हम सोना में डाल देंगे, ठीक है। तो ये बन गई हमारी सोना, और हमें है इंशाल्लाह पास होना। ये सर सोना तक कोई भी सवाल हो, मेरा नंबर मैंने बता दिया, 033224681, इसमें आप चल देंगे, ठीक है। अब सोना के बाद अगला काम हमारा क्या होता है, लेकिन सोना में एक आखिरी चीज रहेगी जो मैं आपको अभी समझाना चाहूंगा, और वो है ये चीज आप शायद उसमें नहीं पढ़ते हो बचपन में। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, आ जाए यार ये, नहीं हम इसको आए, पहले लिखी है हमने यहाँ पे, इरेजर से हमने इसको उड़ाने की कोशिश की और ये उड़ गया, सही है। अब हमने
टक करके इधर से जोड़ दिया। अब ये पॉइंट सब बच्चे पढ़ेंगे और दिमाग में रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हारे दिमाग में। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट एक्विजिशन डेट शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। फिर कह रहा है कैन बी एडजस्टेड अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर तक आप इसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली प्रैक्टिकल एग्जांपल जेएस बैंक में हुआ है और बैंक इस्लामी में। उन्होंने जब अक्वायर की ना, तो ईयर एंड से मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले अक्वायर की, तो उसकी गुडविल एक आई। लेकिन कभी कभी होता है ना, आपने एक एसेट की फेयर वैल्यू तो आप निकाल रहे हैं, लेकिन भाई फॉरेन से सबकी नहीं निकल जाती। तो आपने कहा कि मैं टेंटेटिव फेयर वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ कि इस एसेट की टेंटेटिव फेयर वैल्यू आज 100 है, सही है। 3 महीने बाद एक्चुअल रिपोर्ट आई कि एसेट की फेयर वैल्यू 100 नहीं थी, 120 थी। जब एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ी तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, कम। स्टैंडर्ड इजाजत देता है कि अक्वायर करने के 1 साल के अंदर अंदर तुम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हो। अब ये बात FAR 2 लेवल पे जो है ना, नहीं बताई जाती मेजॉरिटी आपको, क्योंकि वहां पर बनती भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर FFR में पढ़नी होगी। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हुई है, जेएस बैंक के अकाउंट्स उठा कर देखना, 2023 के जब उसने अक्वायर किया था 22 के। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्लियर है ना। ये भी कॉपी करना हो तो कर लेना रुक करके। अब आ जाते हैं सर गुड वाली विल। गुडविल जो है हमारे पास, उसके 2 मेथड होते हैं, आपने बचपन में पढ़े होंगे। एक होता है फुल गुडविल और एक होता है प्रोपोर्शनेट। कुछ नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट ये मेथड जो होता है ये होता है डिफॉल्ट। ठीक है, इसके अंदर IMP ओनली पेरेंट का मतलब है इम्पेयरमेंट ओनली पेरेंट को जाएगी, सही है ना, इस केस में। और फुल, एक होता है फुल गुडविल मेथड। इसके अंदर हम कहते हैं कि जैसे इस सवाल में एनसीआई को हम मेजर करेंगे फेयर वैल्यू पे। इसके अंदर हम क्या करते हैं सर, एनसी फुल गुडविल मेथड में एनसीआई को हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। इसके अंदर होती है इम्पेयरमेंट बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई बोथ। इम्पेयरमेंट पेरेंट और एनसीआई दोनों में जाएगी, समझ रहे हो, इम्पेयरमेंट पेरेंट और एनसीआई दोनों में जाएगी। ठीक है, फुल गुडविल में। लेकिन पॉइंट है नेगेटिव गुडविल पेरेंट की बुक्स में ही हमेशा जाएगी, उसके अलावा नहीं जाएगी। अब इसको जरा समझना है सब बच्चों ने। सर ये क्या बात हुई, फुल गुडविल में आप कह रहे हैं इम्पेयरमेंट पेरेंट और एनसीआई दोनों को देंगे। अब वो तुमने फुल गुडविल मेथड आया क्यों, पहले ये समझते। देखिए पहले सिर्फ प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड था, फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि यार आप सारे एसेट्स लायबिलिटीज पूरे ले रहे हो, उनके बदले में एनसीआई दिखा रहे हो, तो भाई गुडविल को क्यों आप प्रोपोर्शनल ले रहे हो, गुडविल भी फुल लेने दो, पूरी कंपनी की गुडविल क्या होगी। तो बोले यार बात तो सही है। तो स्टैंडर्ड ने एक ऑप्शन दिया कि फुल गुडविल मेथड भी रख सकते हो। प्रोपोर्शनल में सिर्फ पेरेंट के हिस्से की गुडविल, फुल के अंदर पूरी कंपनी की गुडविल। अब इसके अंदर एनसीआई को हम रखते हैं फेयर वैल्यू पे। अब सर गुडविल की इंपेयरमेंट होती है, आपको पता है गुडविल की इंपेयरमेंट आती है, आपको पता है ना गुडविल इंपेयर हो सकती है। बचपन में आपने FAR 2 में पढ़ा भी होगा कि गुडविल जब हम होती है तो उसको इंपेयर करते हैं, इंपेयरमेंट बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई बोथ। लेकिन नेगेटिव गुडविल पेरेंट ओनली ऑलवेज। ये क्या बात हुई, कड़वा कड़वा नहीं, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। सर फुल गुडविल में इंपेयरमेंट आप दोनों को डाल रहे हो, लेकिन नेगेटिव गुडविल सिर्फ पेरेंट को दे रहे हो, क्यों। इसके पीछे लॉजिक, लाइव क्लास होती या वो होती, अपने तुम सामने बैठे होते तो मैं कहता इसका जवाब बनाते हैं वाले को 500 रुपए। अब तुम लोग नहीं, उतना नुकसान है तुम्हारा, है ना। तो सर इसलिए कि इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सर एनसीआई को हम फुल गुडविल में ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे रखते हैं। अगर हमने उसको नेगेटिव गुडविल भी दे दी ना, तो वो फेयर वैल्यू से ऊपर निकल जाएगा और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का इंतकाल हो जाएगा। बोलेगा क्या कर रहा है भाई तू, सही है। वही मीम के तरीके से, वो नहीं आस्तियन ग्रोवर कहता है क्या कर रहा है भाई तू, तूने फेयर वैल्यू से भी ऊपर बता दिया एनसीआई को, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को बोलता है यार अगर तू फेयर वैल्यू पर रख रहा है एनसीआई को तो उसी पर रख, नेगेटिव गुडविल सिर्फ पप्पा को दे दे। ठीक है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो दिमाग में ये बात बैठा लेना। यूजुअली तुम लोग FAR 2 में भी तुमने कभी ये पूछा नहीं होगा टीचर से कि ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव गुडविल सिर्फ हम पेरेंट को देते हैं। तो रीजन ये होता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को बुरा लग जाता है। आ जाओ अब इस सवाल में फुल गुडविल मेथड। फुल वाले गुडविल मेथड पे हम आए। हमने कहा फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी है भाई, 3800। कहाँ गिवन, सवाल में गिवन, सब चीजें तुम्हें सवाल में गिवन है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सवाल कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, क्या सवाल कह रहा है ना, जवाब थोड़ी कह रहा है। आ जाए मैं जवाब दे।
3800 है ना। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी गिवन 1600, 3800 प्लस 1600 कितना हो गया 5400, ऐसा ही है। फिर हमने कहा लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 5140, ये कहीं ये हमने निकाल लिए 5140, यहीं से उठा लिए सीधू, है ना। गुडविल कितनी आ गई 260 की। फिर इसने कह दिया इसकी इम्पेयरमेंट भी हो गई, कहाँ का इम्पेयरमेंट हुई, ये देखो नौजवानों, इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ जिसने बताया कि गुडविल 20% से क्या है इम्पेयर है, तो हमने कहा था 52 से गुडविल इम्पेयर भी हो गई, तो बैलेंस शीट के लिए जो गुडविल जाएगी वो कितनी जाएगी, दिस प्लस दिस, और ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस पे सफेदी हुई हुई है, क्या हुई हुई है, सफेदी। 208, क्या हम क्लियर है, क्या एंट्री बनाऊंगा, गुडविल 52, CRE 39, और सॉरी CRE को 80% दिया हमने। सर 80% क्यों दिया, क्योंकि हमने अखबार 80%, सॉरी 75%, सॉरी हमने अखबार 75% दिया भैया, और इसको 25% दे दिया। इसकी एंट्री ये बनेगी गुडविल क्रेडिट, एनसीआई डेबिट, CRE क्रेडिट, है ना। तो ये आ गया 208, है ना। अब एनसीआई फुल गुडविल मेथड में हम एनसीआई कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। हमने कहा सर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई सवाल में गिवन है 1600, पोस्ट एक्विजिशन शेयर हमने दे दिया, कितना आ गया बताओ भैया, 633, जो डिफरेंस का कॉलम था उसका कितने परसेंट, हमने कह दिया 158.17, और हमने कह दिया इम्पेयरमेंट शेयर कितना है, इम्पेयरमेंट शेयर है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 13, कितना है सर 13, और ये 13 किसका है, ये जो आया एनसीआई का गुडविल का। ईमान बना लो, सरसान ने कहा है बना लो ईमान, एनसीआई के अंदर कंसोलिडेशन में फुल गुडविल मेथड में 3 ही चीजें आएंगी, फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन शेयर और इम्पेयरमेंट शेयर, सही ना। चौथी कोई चीज नहीं आएगी, उसने एक शरारत की है, याद दिलाऊं FL2 में एक सवाल था जैस्मिन, उसमें कहा था फेयर वैल्यू बाद में बढ़ गई, एक्विजिशन डेट की उसको कंसीडर नहीं करना था, ठीक है। अब आ जाए सर, ये हमारी बन गई इस सवाल की वर्किंग्स, ठीक है। अब हमने कहा सर चारों वर्किंग बन चुकी है, अब हम आ जाएंगे सोना के ऊपर। पीपी आ गया, सवाल के अनुसार देखो कितने का है, 12,000 प्लस 4,000 16,000, ठीक है, प्लस 766.7, ये कौन सी एडजस्टमेंट है, पहली एडजस्टमेंट है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो मैं एक जुगाड़ू बात भी बताऊंगा, जिन बच्चों ने मुझसे FR2 पढ़ा उनको पता है, वो भी मैं बताऊंगा सोना के हवाले से एक जुगाड़ू बात। और गुडविल आ गई 208 की, 208 की कैसे आई, ये तुमने उठाई है 208, सब चीजें सामने सामने, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट कितने का आ गया सर 90, 90 का कैसे आया, ये गिवन है भैया। इन्वेंट्री में आए हैं, अब आ जाए इन्वेंट्री की, ओ हमने CRE भी तो नहीं किया, बल्कि CRE से पहले हमने बाकी वर्किंग जो कर सकते वो कर लिया। अब आ जाए सर CRE भी तो कर लें पहले, CRE को लपेटे, आ जाए CRE को लपेटते हैं। पेरेंट्स रिटेन अर्निंग कितनी आ गई भैया, आ जाओ, अपनी दी हुई है सवाल में 7500, 7500, पोस्ट एक्विजिशन शेयर सीधा सीधा आ गया 633 का, देख रहे हो। अब तक तो तुम फॉर्म में ये सब ये शॉर्टकट तो सीख ही चुके होगे ना। इम्पेयरमेंट आ गया 39, अब आ जाते हैं URP वाली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। X Limited sold goods to Y Limited for 3 lakh. Half of these goods remain in the inventory. X Limited makes 20% margin on sales. 3 लाख की गुड्स बेची, 20% मार्जिन ऑन सेल्स। तो इसका देखो एक आसान तरीका तो ये है, 3 लाख का आधा हो गया 1.5 लाख, 50.5, उसका 20% निकाल दो, मार्जिन तुम्हें पता है ये हो गया। अगर इसको एंट्री की मदद में समझना है तो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, मेरा अच्छा, ठीक है। पेरेंट की बुक्स में क्या होगा, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट 300, कंसोली पेरेंट ने क्या एंट्री बनाई, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ये पेरेंट ने एंट्री बना ली, और पेरेंट ने कितने का 60 रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर, सही है ना। अगर तुम गौर से देखो तो 60 रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया, इन दोनों के डिफरेंस है 300 माइनस 240। सब्सिडी ने 300 की इन्वेंट्री रिकॉर्ड की, और हम अजीम करते हैं उसने 300 की जो इन्वेंट्री थी उसमें से आधी इन्वेंट्री उसने 150 में ही आगे बेच दी। बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, बैंक कॉस्ट ऑफ गुड इन्वेंट्री है ना, प्रॉफिट जीरो कमाया, पेरेंट ने उसको चूना लगा दिया। फिर क्या हुआ सर,
फिर हमने कहा जो आधी इन्वेंट्री बची थी उसके ऊपर हमने प्रॉफिट निकाल लिया। हमने कहा अगर टोटल उसने 60 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, कैसे 60 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, 300 माइनस 240, और अभी उसकी बुक्स में आधी इन्वेंट्री बची हुई है, तो पेरेंट को आधा जो है ना प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ेगा, और वो कितना होगा, 30। पेरेंट ने बेचा है तो अब सीआरई डेबिट इन्वेंट्री, सब्सिडी बेचता तो हम यूआरपी में डालते। तो आ जाओ मेरा बच्चा, हमने इन्वेंट्री में जाकर के 2200 उठाया, उठाया कि नहीं उठाया, 2200 उठाया, 800 उठाया, माइनस कर दिया। फिर आते हैं रिसीवेबल्स, 3400 प्लस 900, 3400 उठाए प्लस 900 उठाए हमने, वो भी ऐड कर दिए। फिर आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिंपल 800 प्लस 300, तुम्हारे दांतों की तरह साफ और शफाफ। इक्विटी हमने बता दिया, हम सिर्फ पेरेंट के लिए थे, रीजन तुम्हें बता दिया, शेयर कैपिटल का 10,000। कंसोलिडेटेड रिटर्न अर्निंग तुम निकाल चुके हो, कौन निकाल चुके हो, मैं नहीं, तुम ही निकाल चुके हो, 7905 है ना, सो आसान। एनसीआई पे आ गए 1745, ये भी मैं नहीं, तुम निकाल चुके हो, कौन निकाल चुका है, तुम। फिर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सिंपल, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म। सर ये अदर लेजर का कुछ नहीं करेंगे, नो, क्यों नहीं करेंगे अभी समझाता हूँ मैं, सही है, उसकी हमने अदर रिजर्व देखो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया अभी समझाऊंगा, उसकी टेंशन न की, उसकी टेंशन नहीं लेनी अदर रिजर्व की, ठीक है, मैं बताऊंगा। 2700 करंट लाइबिलिटीज हमने ली, 2000 प्लस 1000, लेकिन उसमें 84 किस चीज का ऐड किया, इसका कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो अभी भी हमारे हिसाब से लाइबिलिटी है। अब आ जाते हैं, सर ये आपने आपने क्यों नहीं लिया 200, तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ मैंने 200 क्यों नहीं लिया। अब तुम्हें ये भी तो बताना पड़ेगा ना, 200 क्यों नहीं लिया, इसकी क्या हमने एंट्री बनाई है कहीं, नहीं बनाई तो अभी बता देंगे आपको। देखें सर, आ जाए भाई, इंडिविजुअल बुक्स में हमने कहा था ये एंट्री बना चुका है ना, इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट 4 मिलियन से इन्वेस्टमेंट आ रही होगी है ना इसकी बुक्स में, अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट 4 मिलियन की, देख रहे हो। खरीदी कितनी, ये वही है जो सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट थी है ना, खरीदी कितने की थी, 3.8 की, और 2 का प्रॉफिट। अब हमने कहा हम तो पूरी इन्वेस्टमेंट ही शो नहीं करते, अब हमने क्या किया, हमने वो इन्वेस्टमेंट ही पूरी रिवर्स कर दी 4 मिलियन की, तो उसके अगेंस्ट जो 0.2 अदर रिजर्व में पड़ा था वो भी रिवर्स किया। अब आओ जरा इसकी एंट्री भी समझ लेते हैं, गुडविल को दिमाग में रखते हुए है ना। हमने कहा गुडविल की एंट्री ये है ना, गुडविल को हमने गुडविल की वर्किंग उठाई 3800, 1600, 5140 और 260 की गुडविल आई। तो अगर हम इसकी एंट्री तुम्हें समझाऊं, मैं गुडविल की जो एंट्री बनी होगी, मैं आसानी के लिए क्या कर रहा हूं, हालांकि तुम्हें पता है आप शेयर कैपिटल हम रिटेन अर्निंग ले रहे होते हैं, मैं आसानी के लिए फिर भी वर्ड नेट एसेट्स का यूज कर रहा हूँ। नेट नेट एसेट्स आ गए हमारे पास 5140 इसके अंदर, वरना शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग तो मैसेज जो तुमने वैल्यू बनाई है उसको ऐड करते हो। नेट एसेट्स डेबिट, गुडविल डेबिट 260, हमने कहा कि आपके पास क्रेडिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में कितनी थी, 4 मिलियन की, और एनसीआई क्रेडिट हो गया कितने से, 1600, कल हमने पढ़ी थी ना यही वाली एंट्रीज। अब हमने कहा सर अगर आप देखेंगे 4000 प्लस 1600 थे माइनस 200 का डिफरेंस, ये क्या है, ये अदर रिजर्व है। सर ये हो गई हमारा सवाल, आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक, है ना, आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक। और क्विकली आ जाते हैं आज की क्लास के, हमेशा हमारी हर क्लास में होता है लर्निंग आउटकम, जो क्या कहते हैं स्टोरी टाइम, स्टोरी पे बात करते हैं आज की क्लास में। छोटी सी बात करता हूँ कि सर कभी कभी ना जिंदगी में कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं। मैं अक्सर अपनी फॉर्म में ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो परफॉर्म अच्छा नहीं करते, फिर भी उनको चांस देता हूँ। कुछ सीनियर्स बड़ा नाराज होते हैं कि यार सर आप इस बच्चा इतना अच्छा नहीं है और इसको फिर भी आप फेवर ये वो।
तो यार मैं कहता हूँ कभी-कभी ना किसी के साथ क्या चल रहा हो ना हमें नहीं पता होता। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट था, स्टोरी बताता हूँ। हम दोस्त थे, मैं अपने दोस्तों में बड़ा बात करने वाला, तफ़रीह ये वो था और मैं कोशिश करता था दोस्तों को साथ साथ चला कर के चलूँ और मिलकर चलें। अब कोई प्लान होता था और कोई दोस्त टोपी कराता था ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। आई स्टिल रिमेंबर हम स्कूल के दोस्त थे, मेरे एक दोस्त की शादी थी स्कूल के दोस्त की, बाकी सब स्कूल के दोस्त आ रहे थे। मेरा एक दोस्त समरान, उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई समरान, मुझे पता चला है तू नहीं आ रहा। बोलता है हाँ यार मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है, क्या ड्रामा है, बच्ची का चक्कर है, मतलब लड़की का चक्कर है, सही है, क्या मसला है, क्यों नहीं आ रहा? समरान ने कहा यार जाना, मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा समरान को, नहीं तू पागल है, तू जाना पड़ेगा, तेरे अब्बा भी आएंगे, ये वो, उसको सारी बातें की। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं और समरान इत्तेफाक से हम दोनों ही सीए में आए थे, सही है ना। और समरान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। समरान वॉज लाइक माई डियर ब्रदर माशाल्लाह। मैंने कहा समरान जो है ना तुझे आना पड़ेगा, ये वो। हम दोनों सीए में भी थे। मैं बोला नहीं यार मैं नहीं आ रहा। हम दोनों उस टाइम पे सीए भी कर रहे थे। मैंने कहा समरान भाई क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है? बोला अबे जाना, मैं नहीं आ रहा। समरान ने मुझे गुस्से से बोला। मैंने कहा समरान आना पड़ेगा, मैं उसको बता रहा हूँ तुम लोग बच्ची के चक्करों में होते हो और तुम लोग इस चक्कर में हो, तुम लोग उस चक्कर में हो, तुम लोग जो है ना दोस्तों में नहीं आते, दोस्तों को इग्नोर करते हो। मैंने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर समरान को फोन किया। मैंने कहा भाई आ जाना। उस टाइम पे समरान ने कहा भाई मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ है। अब आप सोचें, और समरान का कैंसर डायग्नोज हुआ, मॉड्यूल ई तक पहुंचा था सीए में, 3 पेपर फाइनल के निकले, मतलब। और फिर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। बहुत अच्छा लड़का, हंसता मुस्कुराता। तो यहाँ से 2 बातें, एम्पैथी रखनी है हमें। एम्पैथी क्या होती है, अगले की पोजीशन में जाके समझना है। दूसरा, ये अल्लाह के दिन रोज शुक्र अदा करें। आपको मुझे नहीं पता, आज हम एक ज़िंदगी जी रहे हैं, जो भी है, कल अल्लाह ना करे कोई एक ऐसी बीमारी हम में से किसी को भी डायग्नोज हो गई ना, दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।